एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपने सीएसएस सिलेक्टर को। बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे और इवनली ये चैप्टर जो है वो इजी रहने वाला है। ओके, तो जब भी हमें सीएसएस सिलेक्टर का यूज करना होता है तो हम इस सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। तो सीएसएस सिलेक्टर क्या होते हैं? जितने भी हमें एलिमेंट एचटीएमएल कंटेंट के अंदर लिखा होता है या एचटीएमएल फाइल के अंदर लिखा होता है, वो सारे जो टैग होते हैं वो एज अ सीएसएस सिलेक्टर यूज होते हैं जब हमें स्टाइलिंग करनी होती है अपने वेबसाइट की। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अपने सिलेक्टर का नाम, हम किस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। एज एग्जांपल्स के लिए हम पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पी, उसके बाद करली ब्रैकेट। ओके, ये सारी क्या है? डिक्लेरेशंस। इसके अंदर डिक्लेरेशंस कैसे लिखी जाती है? सबसे पहले प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है मैं ये भी तुम्हें बता देता हूँ। एज हम कोई कलर लगा रहे हैं किसी टैग के ऊपर, या फिर हम बैकग्राउंड लगा रहे हैं, या कोई बॉर्डर लगा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज, या हम कोई इमेज ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी के बाद हमें क्या करना होता है? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी होती है। अगर हम कलर यूज कर रहे हैं, कलर प्रॉपर्टी, तो हमें कलर बताना पड़ेगा कौन सा कलर है, रेड, ब्लू या जो भी। ठीक है, उस अगर हम बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर में भी हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर हम बॉर्डर यूज कर रहे हैं तो बॉर्डर हमें बताना पड़ेगा कि कितना बॉर्डर होना चाहिए, ये वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये क्या है? बॉर्डर की वैल्यू है। ओके, अगर हम कोई फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज यूज कर रहे हैं तो ये भी क्या है? प्रॉपर्टी है। ओके, और उस प्रॉपर्टी के बाद क्या करना है हमें? ये तो हमारे पास, अगर आप वीएस कोड यूज करते हैं तो वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट वीएस कोड यूज करते हैं, तो उसमें जो सिंटैक्स होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जैसे अगर हल्का सा हमने लिखा कलर, तो जो हमारा वीएस कोड है वो पूरा सिंटैक्स को सजेस्ट कर देता है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास सेम, अगर हमें बॉर्डर देना है तो 1 पिक्सल सॉलिड वैल्यू, ये क्या है? उसकी वैल्यू है। ओके, सॉलिड ब्लू। ओके, समझ आ गया सिलेक्टर कैसे सिंटैक्स फॉलो करते हैं। ओके, और हमारे पास कैसे लिखे जाते हैं सिलेक्टर। फर्स्ट सिलेक्टर हमारे पास आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हमने अपने एचटीएमएल पेज पर काफी सारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, बट हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जो कि पूरे कंटेंट पर अप्लाई हो, जितना भी हमने वेब पेज पर कंटेंट लिखा है। एग्जाम्पल्स के लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर कैसे काम करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल वे में। अगर हमारे पास एक कंटेंट है, एचटीएमएल पेज, ओके, उसके अंदर काफी सारा हमने वेबसाइट का कंटेंट लिखा हुआ है, H1 पैराग्राफ, टीगो वगैरह, ये सब कुछ लिखे हुए हैं। ओके, तो बट हम एक ऐसी चीज चाहते हैं कि जो पूरे कंटेंट पर अप्लाई हो। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं हम यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए? यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम स्टार सिंबल लगाते हैं, उसके बाद सेम करली ब्रैकेट, उसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर स्टार सिंबल लगा है, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर कलर दिया हुआ है, ये कोई भी कलर हो सकता है, आई डोंट नो। ओके, तो यहाँ पर कोई भी कलर दे सकता है, तो ये जो भी कलर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सारे वेब पेज के कंटेंट पर लिखा जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। जितना भी कंटेंट लिखा होगा वेब पेज पर वो सभी इस कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम सा टेक्स्ट लिखा है अपने वेब पेज पर, ठीक है, जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर है। और एक यहाँ पर हमने स्टाइल डॉट सीएस नाम से फाइल बनाई पड़ी है, और ये यहाँ पर ये लिंक भी करी हुई है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टार सिंबल, करली ब्रैकेट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है कलर, और यहाँ पर कलर देता हूँ मैं रेड। ओके, तो यहाँ पर अब जैसे ही मैंने कलर रेड दिया, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर कलर प्रॉपर्टी रेड रखी, तो मेरे सारे कंटेंट का कलर रेड हो गया। जितना भी मैंने अपने वेब पेज पर टेक्स्ट लिखा था वो सारा किसमें चेंज हो गया? रेड कलर के अंदर चेंज हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कलर ही अप्लाई होगा सारे कंटेंट पर। जो भी हम प्रॉपर्टी यूनिवर्सल सिलेक्टर को देंगे वो सारी क्या होगी? पूरे वेब पेज पर अप्लाई हो जाएगी, चाहे वो फॉन्ट फैमिली हो, चाहे वो बॉर्डर हो, या फिर वो कोई फॉन्ट साइज हो, वो क्या होगा? सारे पूरे कंटेंट पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, समझ आ गया यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट सिलेक्टर जो हमारे पास है उसका नाम है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब क्या है कि डायरेक्ट हम उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं जो हमने अपने एचटीएमएल के अंदर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर हमने H1 का कलर रेड करना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अपने H1 टैग, उसके बाद करली ब्रैकेट और उस प्रॉपर्टी का नाम जो हमने अप्लाई करनी है। ओके, तो इसको एक बार एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, बिल्कुल इजी है। ओके, तो यहाँ पर मेरे को अपने H1 है जो, उसका कलर क्या करना है? चेंज करना है। चेंज लाइक ब्लू करना है कलर मेरे को।
तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है मेरे को, अब यहाँ पर कोई वो चीज नहीं लिखनी है, यूनिवर्सल सिलेक्टर नहीं लिखना। यूनिवर्सल सिलेक्टर हम पढ़ चुके हैं कि सारे टेक्स्ट के लिए जितना भी हमारे पास वेब पेज पर कंटेंट लिखा है उसके लिए अप्लाई होता है। बट यहाँ हमने डायरेक्ट किसको करना है, अपने H1 टैग को। हमने किसका चेंज, कलर चेंज करना है H1 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H1। तो अब क्या होगा, जो मेरा कलर रेड है वो किसको अप्लाई होगा, सिर्फ CSS सिलेक्टर, या दैट मीन्स H1 हेडिंग पर अप्लाई होगा। बाकी जितना भी सारा कंटेंट है वो किस में रहेगा, ब्लैक में रहेगा। ओके। और यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। एक फॉन्ट फैमिली अगर हमने लगानी हो, दो तीन प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टी जैसे कि हमें लगानी है, कोई भी लगा सकते हैं। ओके। और जो इसका बॉर्डर है 3 पिक्सल सॉलिड, इसलिए लगा सकते हैं येलो। ओके। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमने अपने एलिमेंट को टारगेट किया था एज वही कलर चेंज हुआ है और वही बॉर्डर अप्लाई हुआ है उसी एलिमेंट पर। क्या हुआ है, सारी चीजें अप्लाई हुई है। फॉन्ट फैमिली H1 पर अप्लाई हुई है। ओके। एंड बॉर्डर येलो उस पर अप्लाई हुआ है H1 पर, जो टैग हमने, जो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया था। ओके। तो एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे एज ए सिलेक्टर, उसी एलिमेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है। बाकी सारा जो मेरा कंटेंट है वेब पेज का वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल कलर में है और ओरिजिनल फॉन्ट फैमिली के अंदर है। ओके। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लाइन राइट करता तो मेरा सिर्फ H1 ही राइट होता, बाकी सारा कंटेंट एज लेफ्ट रहता। ओके। तो अब समझ आ गया कि एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईडी सिलेक्टर की। आईडी सिलेक्टर क्या होता है, आईडी सिलेक्टर CSS का पावरफुल सिलेक्टर होता है जो एक यूनिक HTML एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, तो CSS के अंदर इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैशटैग, उसके बाद आईडी का नाम, जिस एलिमेंट को जो आईडी जिस नाम से दी गई है उस आईडी का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट, एंड देन उसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई करनी है। ओके। और ईच एलिमेंट को हमने एक यूनिक आईडी देनी है। ओके। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। तो समझ आ गया कि आईडी सिलेक्टर क्या होता है, CSS का पावरफुल सिलेक्टर होता है जो एक यूनिक एलिमेंट HTML एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए यूज किया जाता है। ओके। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बिल्कुल इजी सिलेक्टर्स हैं ये सारे। ओके। यहाँ पर काफी सारे H1 टैग है और इन H1 टैग के अंदर सिमिलर कंटेंट लिखा हुआ है CSS सिलेक्टर। ओके। तो अब मैं ये करता हूँ, यहाँ पर किसी भी H1 को एक यूनिक आईडी देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आईडी HIDN हेडिंग 3। ठीक है। तो ये मेरी तीसरी हेडिंग है। ओके। तो इसको एक आईडी मिल चुकी है जिसका नाम है हेडिंग 3। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले H1 और यहाँ पर लिखते हैं कलर ब्लू। ओके। फिर उस हेडिंग को टारगेट करते हैं। ठीक है। तो अब इस हेडिंग को टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैशटैग इस वाली हेडिंग का नेम जो इसका नाम है। ठीक है। और यहाँ पर करली ब्रैकेट, और इसका कलर रख सकते हैं हम रेड। ठीक है। तो अब एक बात याद रखना कि जो ये H1 है, ये कलर है, ये किसके लिए है, ये सारों के लिए है। ठीक है। जिसके पास आईडी नहीं है उनके लिए है, और जिनके पास आईडी है वो क्या है, सिर्फ रेड कलर उनके पास। ठीक है। तो इसको एक बारी ब्राउजर करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसके पास एक यूनिक आईडी थी सिर्फ उसका कलर ही रेड हुआ है, बाकी सब H1 टैग को एक सिमिलर कलर मिला है जिसका नाम है ब्लू। ओके। तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट समझ आता है कि हेडिंग और आईडी टैग क्या काम करते हैं। ओके। जिस भी एलिमेंट के पास एक यूनिक आईडी होगी सिर्फ उसी के ऊपर वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, जो उस आईडी के अंदर लिखी गई है। बाकी सारे टेक्स्ट होएगा वो या तो ब्लैक होएगा, अगर उनको कुछ प्रॉपर्टी मिली होगी तो वो उनपे अप्लाई हो जाएगी। ओके। समझ आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लास सिलेक्टर को। क्लास सिलेक्टर क्या काम करता है, अभी तक हमने पढ़ा है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर किसके लिए यूज होता है, एक यूनिक आईडी देने के लिए किसी भी HTML एलिमेंट को। ओके। और जो आईडी एलिमेंट की स्पेसिफिसिटी होती थी वो हाई लेवल होती थी, मतलब कि ज्यादा होती थी सबसे। ओके। तो क्लास सिलेक्टर भी सिमिलर है आईडी सिलेक्टर से। ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ कुछ सिंटैक्स में चेंजेस है, और जो इसकी क्लास सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी होती है ये एज कम्पेयर टू आईडी सिलेक्टर कम होती है। ओके। तो इसका एक सिंटैक्स देखते हैं। तो आईडी सिलेक्टर जो स्टार्ट होता रहा वो हैशटैग के लिए हम यूज करते थे उसके लिए, और जो क्लास सिलेक्टर है
उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट। डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद अपनी क्लास का नेम लिखेंगे, और फिर वैसे ही सारा काम है अपना सीएसएस प्रॉपर्टी को ऐड करना। ओके, इसको एक बड़ी इजी वे में प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बिल्कुल इजी है। और मैं तुम्हें एंड में ये भी बताऊंगा कि कैसे टिप्स को हमें याद करना है, आईडी एंड जो हमारा क्लास लेक्टर है इसको कैसे हमने याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर सेम मेरे पास कुछ हेडिंग्स है, ठीक है। और यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली हेडिंग को क्या देता हूँ, एक क्लास लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्लास, और यहाँ पर क्लास नाम दे सकता हूँ हेडिंग फर्स्ट, ठीक है। सेम नाम मैंने जो आईडी को दिया था वही मैं इसको दे देता हूँ, बट यहाँ पर क्या है, हम क्लास का यूज कर रहे हैं, क्लास सिलेक्टर का, नॉट आईडी सिलेक्टर। ओके, क्लास और आईडी में डिफरेंस है बहुत बड़ा, ओके, जो भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास दे दिया है हेडिंग फर्स्ट, ठीक है। तो और यहाँ पर सिंपल सी सिंटैक्स में चेंजेस आएगा। क्या आएगा चेंजेस, हैश टैग की जगह हम लगा देंगे डॉट, ठीक है, और थ्री की जगह हम लगा देंगे वन, ठीक है। और यहाँ पर डॉट लगेगा। ओके, तो अब मेरे जो ये क्या है, क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। ओके, ये मेरा कौन सा क्लास सेलेक्टर। अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरा आउटपुट है वो क्लियर क्लियर समझ आ रहा है कि जो काम आईडी सिलेक्टर कर रहा था वही काम क्लास सिलेक्टर भी कर रहा है। बट क्या है, जो आईडी सिलेक्टर होता है उसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो क्या हाई लेवल की होती है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होता है वो। और जो क्लास क्लास सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी होती है वो एज कंपेयर टू आईडी सिलेक्टर कम होती है। ओके, तो जब हम स्पेसिफिसिटी पर बात करेंगे तब हमें आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर के अंदर डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आया है, जिस H1 को एक क्लास मिली हुई थी हेडिंग वन के नाम से, सिर्फ उसी के ऊपर कलर रेड हुआ है, बाकी किसी भी एलिमेंट के पास कोई भी क्लास नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर की। ग्रुपिंग सिलेक्टर का यूज तब होता है जब एक ही सीएसएस प्रॉपर्टी को मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई करना हो। इससे क्या होता है कि हम कोड को बार बार रिपीट करने से बच सकते हैं। ओके, तो इसका एक बड़ी एग्जांपल देखते हैं और फिर समझते हैं कि ग्रुपिंग सिलेक्टर कैसे काम करता है। ओके, तो अब समझते हैं अपने ग्रुपिंग सिलेक्टर को। अब यहाँ पर सपोज करो तुम कि जो मेरा ये H1 है, ठीक है, और ये जो मेरा पैराग्राफ है, और फिर जो H2 है, ठीक है, और फिर Li। ओके, इन सबको कलर मैंने क्या देना है, एक ब्लू कलर देना है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। सबसे पहले मैं H1 कलर देता हूँ ब्लू। ओके, और फिर उसके बाद लिखता हूँ मैं पैराग्राफ, टी टैग को फोकस करता हूँ। यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी लिखता हूँ, ये कलर वाली, ये अपनी कलर ब्लू वाली सेम प्रॉपर्टी को हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद यूएल को दे सकते हैं हम कलर। ओके, तो इसका भी आउटपुट चेक करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, मेरी जितनी भी H1 थी उन सभी का कलर ब्लू हो चुका है, और मेरी यूएल का कलर भी ब्लू हो चुका है, और पैराग्राफ का कलर भी ब्लू हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज समझते हैं, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो जो हमारा सीएसएस का कोड है वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो फिर अगर जब हमें ऐसा काम करना होता कि मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट को एक सेम सीएसएस प्रॉपर्टी देनी होती है, तब हम यूज करते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर का। ओके, तो यही काम मैं ग्रुपिंग सिलेक्टर के साथ भी कर सकता हूँ, और जो हमारा कोड है, ये जो 9 लाइन के अंदर कोड आ रहा है वो हमारा सिंपली 2 to 3 लाइन्स के अंदर आ जाएगा। ओके, इसको समझते हैं। तो मेरे को किसको वाला देना है, अपने H1 को, ठीक है। यहाँ पर मैंने H1 लिख लिया। उसके बाद जो अगला कलर किसको देना है, मैंने पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ को कैसे दूंगा, कोमा, पैराग्राफ आ गया, उसके बाद कोमा यूएल, ठीक है, और सिंपल इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो अब क्या होगा, सिंपल H1 P और यूएल का कलर मेरा ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो काम हमें इतना बड़ा हमें लाइनें लिखनी पड़ रही थी 9 to 10, तो वहां पर हमने सिर्फ 3 लाइनों के अंदर अपना कोड को फिनिश कर दिया। जब भी हमें, एक बात याद रखनी है, जब भी हमें मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट पर एक सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो तब हम ग्रुपिंग सिलेक्टर का यूज करते हैं। ओके, चाहे अगर मैं यहाँ पर H2 लिख दूंगा ना, कॉमा डाल के H2, तब भी मेरा H2 का कलर भी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर मैं कोई और यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दूंगा, फॉन्ट फैमिली दे दूंगा अगर मैं, तो यहाँ पर कर्सिव में चल जाएगा। ओके, जब हमें कभी ग्रुपिंग सिलेक्टर का कब यूज करना है, जब हमें मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट पर क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तब हम ग्रुपिंग सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। ओके ओके,
आई होप आपको सीएसएस सिलेक्टर कंप्लीटली समझ आ रहा बिल्कुल इजी तरीके से हमने समझे हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।